बार रिपीट होगी, ये निश्चित है, क्योंकि माई बाप तो जनता होती है। जनता का मूड इस बार रिपीट करने का ही है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी मजबूत सरकार बनाने जा रही है। मैं एक लाइन में अगर कहूंगा तो पांचों जगह पर जो पिछला हमारा परफॉर्मेंस था उससे बेहतर होगा, ये मैं दावे से कह सकता हूं। जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा बने और जो भाजपा का अंदरूनी बिखराव रहा, जो उनकी परफॉर्मेंस रही पिछले 5 साल एज ऑपोजिशन, उसको भी लोग देख रहे हैं। और हम लोगों का जो देश भर में आज जो कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है, जो नई ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, हाल ही में हम लोगों ने सरकार बनाई है कर्नाटक में, हिमाचल में, उसका भी लाभ हम लोगों को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आ रही है। तो राजस्थान में शनिवार को लोकतंत्र का महापर्व मनाया गया। लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश। यहां वोट की ताकत। अब राजस्थान की 200 में से 199 सीटों पर वोटिंग हुई। राजस्थान में विधानसभा की 199 सीटों पर जो वोटिंग हुई, वो वोटिंग नहीं, बम्पर वोटिंग हुई। बम्पर वोटिंग। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। राजस्थान के वोटर जिन्होंने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया, लोगों में वोट करने की जबरदस्त जोश, उत्साह, आप कुछ भी कह सकते हैं। और ऐसे में वोटिंग, बम्पर वोटिंग किस और इशारा कर रही है? राज कायम रहेगा या रिवाज कायम रहेगा? रिवाज जो रहा है कि सरकार राजस्थान की बदलती है। राज मतलब गहलोत सरकार। हर किसी ने अपना दम इस चुनाव में दिखाया, बीजेपी और कांग्रेस। देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार में 14 रैली की, 2 रोड शो किए और कुल मिलाकर 33 जो जिले हैं राजस्थान के, उनमें से 16 जिलों को कवर किया। राहुल गांधी ने 4 दिनों के भीतर 11 जिलों को कवर किया, 11 रैली की। यानी पीएम और राहुल गांधी के इतर अगर हम देखें तो बीजेपी के चणक्के अमित शाह ने 12 जिलों में 14 रैली की, 4 रोड शो किए। प्रियंका गांधी ने 7 जिलों में 5 दिनों में 7 रैली की। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पिछली बार के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये आंकड़े बताते हैं कि 74% के आसपास तब लोगों ने वोट किया था, तब उस वक्त जब पिछला चुनाव हुआ था। और जब वोट किया था उसमें से पुरुषों की जो मतदान करने की वोट प्रतिशत था वो 73% के आसपास था, जबकि महिलाओं का वोट प्रतिशत 75% के आसपास था। यानी कि आंकड़े संकेत देते हैं 2018 में राज्य में सत्ता में लौटने वाली कांग्रेस को तब उस वक्त कुल मिलाकर करीब 40% लोगों ने वोट किए थे और बीजेपी को करीब 39% लोगों ने वोट किए। यानी 1% के आसपास का खेल था और 1% के आसपास के खेल ने पूरा खेल कर दिया। 2013 के मुकाबले वोट प्रतिशत जो तब मिला था 2018 में, वो 1% की कमी आई थी। तो राज्य में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की। अब बम्पर वोटिंग क्या संकेत दे रही है, यह देखना दिलचस्प होगा और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले आपको सुनाते कुछ बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ।
बार रिपीट होगी, ये निश्चित है, क्योंकि माई बात जनता होती है। जनता का मूड इस बार रिपीट करने का ही है। कांग्रेस को 3 तारीख को पता चल जाएगा, हो सकता है कुछ को करंट भी लग जाए, लेकिन जो जन सैलाब है, जो जनता का जो भाव है, वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। देखिए, जिस तरीके से राजस्थान में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है अशोक गहलोत जी के खिलाफ, और देख रहे हैं वहां की जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी में आपस में ही इतनी अनबन है, तो लोग इतिहास रचने जा रहे हैं मेरे ख्याल से कि एक सरकार जो कभी रिपीट नहीं हुई है राजस्थान में रिपीट करेगी। मैं एक लाइन में अगर कहूंगा तो 5 जगह पर जो पिछला हमारा परफॉर्मेंस था उससे बेहतर होगा, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी मजबूत सरकार बनाने जा रही है। इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, लोकतंत्र की ताकत नजर आ रही है ना साफ साफ। पार्टी, हमारी सोच, हमारा जो आगे का विजन है प्रदेश के लिए 5 साल का, उसको लोग आंक रहे हैं, देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल यहाँ विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रहे हैं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भारी बहुमत के साथ हम लोग यहाँ सरकार बना पाएंगे। तो हर किसी के दावे हैं, अब किसके दावों में कितना दम है यह देखना बाकी है, क्योंकि जनता ने तय कर दिया है कि अब की बार रिवाज कायम रहेगा या राज कायम रहेगा, बदलेगा रिवाज या राज बरकरार। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव बीजेपी के चेहरे हैं, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। कुलदीप जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, कांग्रेस के चेहरे हैं। साथ ही साथ डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं, और एक और राजनीतिक विश्लेषक इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे हमारे साथ कुछ ही देर में। लेकिन पहले कौशिक जी, इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ, फिर राजनीतिक टिप्पणियां। ये बम्पर वोटिंग क्या संकेत देता है, राज या रिवाज, क्या बदलने वाला है? देखिए चावला साहब, राजस्थान का इतिहास उठा के देखेंगे, 2008 का, 2013 का, 2018 का, तो निश्चित तौर से विपक्ष प्रयास राजस्थान की जनता कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में रहा हो, समीक्षा बहुत मैक्रो लेवल पर जाकर के कर 2013 में इतनी बम्पर सीटें, 163 सीटें बीजेपी को मिली जी, इसके बावजूद 2018 में 2008 की बात करेंगे तो कांग्रेस को सत्ता में आई, और लेकिन 2013 में आकर के बम्पर सीट देकर के कांग्रेस को भी सत्ता से उतार दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1993 के बाद राजस्थान में कांग्रेस को कभी बहुमत नहीं मिला। सरकार तो बनाई इसने, लेकिन 1993 के बाद कभी बहुमत न पा पाई। बीजेपी ने हमेशा 1993 के बाद बहुमत पाया, और 2013 में आप देखेंगे कि 163 सीट ला करके राजस्थान का इतिहास है। ऐसी स्थिति में चाहे आप जातिगत स्थिति देखिए कि 2018 में जो वोट बैंक बीजेपी का कहा जाता था, सचिन पायलट को जिताने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए, वो वोट बैंक निश्चित तौर से कांग्रेस की तरफ खिसका। लेकिन पिछले 5 साल में जो राजस्थान की किसान ने देखा कि बीजेपी ने विपक्ष की भूमिका संभाली नहीं। लेकिन ये संकेत, बम्पर वोटिंग क्या संकेत दे रही है? क्योंकि आपने जो जिक्र किया 2013 और 18 का, तब उस वक्त एक नारा भी गूंजा था कि मोदी तुझसे बेर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। मतलब पिछले चुनाव में यह नारा तो था ही। अब जो ये वोटिंग है, बम्पर वोटिंग, इसके क्या मायने हैं? कौशिक जी, और स्थिति आप देखें, उसमें से जो कई संभाग हैं जहाँ 57 सीटें हैं, 57 सीटें हैं। अजमेर संभाग में 13, जयपुर में 12, उदयपुर और जोधपुर में 8, कोटा संभाग में 6, बीकानेर में 5, भरतपुर में 5। यहाँ लगभग 80% से ऊपर जाके वोटें हुई। और ये 57 जो सीटें हैं चावला साहब, यदि इनकी आप करीब 2.5 दशक की समीक्षा करेंगे, लगभग 5 चुनावों की समीक्षा करेंगे, तो ये 57 वो सीटें हैं जो निश्चित तौर से ये तय करती हैं कि राजस्थान में सरकार में कौन सा राजनीतिक दल बैठेगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये गहलोत के लिए खतरे की घंटी है? बिल्कुल, निश्चित तौर। मैं आता हूं आपके पास। AK मिश्रा भी आ गए। मिश्रा जी, कैसे हैं आप?
जी बहुत अच्छे हैं चावला जी, आप बताएं। मिश्रा जी, ये बम्पर वोटिंग वाली जरा थ्योरी अगर सुलझा पाए तो समझाइएगा जरा। राजस्थान में बम्पर वोटिंग रिवाज कायम या फिर राज, क्या होने वाला है? चावला जी देखिए, बम्पर वोटिंग होने का सीधा सा मतलब, आप चैनल और सर्वे और वे को मत जाइए। हाँ। बम्पर वोटिंग जब जनता के अंदर, वोटरों के अंदर एक उत्साह होता है या एक तीव्र इच्छा होती है, हाँ। तभी वो जो है बम्पर वोटिंग होती है, लोग निकलते हैं घर से। अगर उनका अट्रैक्शन ना हो किसी भी पॉजिटिव या निगेटिव, मतलब दो तरीकों से कि भाई या तो जनता बड़ी परेशान है, परेशान हो गई है और उसको बदलना है सरकार, या किसी एक पार्टी को लेकर के उसके रुझान जो है बहुत उत्साहित करने वाले हैं और वो जोश में निकल रही है। दोनों ही तरीके से ये पॉलिटिकल क्यूज और ट्रिगर काम करते हैं। क्यूज पहले क्रिएट किया गया पार्टियों के द्वारा, वो ट्रिगर में कन्वर्ट हुआ, जो कि इतनी बम्पर वोटिंग हुई है। तो बम्पर वोटिंग बहुत सिंपल सा ये दिखाता है कि क्यूज क्रिएट किया गया। क्यूज वो फैक्टर होते हैं कि जनता के अंदर एक जिज्ञासा पैदा की जाए कि ये प्रॉब्लम है, इसका ये सोल्यूशन हो सकता है। राजस्थान में वैसे भी ऊंट होता है, तो ऊंट किस करवट बैठ रहा है? बम्पर वोटिंग क्या संकेत दे रहे हैं? नहीं, वो बम्पर वोटिंग जो है ये संकेत ये देता है कि बीजेपी का एज मान के चलिए। उसके पीछे कारण है क्या? क्योंकि चुनाव में अगर कोई पुरानी सरकार रहती है तो जनता के लिए कुछ नया नहीं होता है कि पुराने नेता जो होते हैं वो डे टू डे बेसिस पे उनसे मिलते रहते हैं, उनकी पॉलिसीज को जानते रहते हैं। तो वो एक कोई जोश उसमें नहीं रहता है, क्योंकि 5 साल से वही नेता है, वही भाषण है, वही सरकारें हैं। लास्ट के 2-3 दिनों में, 5 दिनों में कुछ नए, यानी आप भी कौशिक जी की तरह ये बात कह रहे हो कि भैया ये गहलोत सरकार के लिए खतरे की घंटी है? नहीं, ऐसा देखिए, गहलोत सरकार के लिए मैं खतरे की घंटी क्यों बोलूंगा भाई? लोकतंत्र है, हार जीत होती रहती है। हो सकता है गहलोत जी जो है अगर चुनाव हारते हैं तो गहलोत जी आकर के कांग्रेस में सेंट्रल में जो है खड़गे जी की जगह वो जो है उसके वो बन जाए, हेड बन जाए जो है, तो वो ऑप्शन भी है, या कुछ और बन जाए। तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए खतरे की घंटी है। चुनाव हारना जीतना सीनियर लीडर्स के लिए कोई खतरे की घंटी नहीं होती है। ये केवल एक चुनाव का डायनामिक्स है कि इतनी बम्पर वोटिंग के पीछे फैक्टर क्या थे कि जनता निकल गई, उसके पीछे कारण है। नहीं, मैं वो फैक्टर ही जानना चाह रहा हूं। मैंने ये बात, फिर मैं कौशिक जी आप ही के पास आ रहा हूं, ये मैं फैक्टर समझना चाह रहा हूं। आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में सबसे बड़ी बात, या यूं कहे कि जो हवा बदलता है चुनाव, वो मुद्दा कौन सा था जिसने राजस्थान का पूरा जो है माहौल, जो कि अभी आपके जुड़ने से पहले कौशिक जी से ये बात हो रही थी कि भैया एक नारा था उस वक्त कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, तब उस नारे ने पूरा का पूरा चुनाव बदला था। और अब आपको क्या लगता है कि राजस्थान में किस मुद्दे ने पूरा का पूरा चुनाव बदला? नहीं, यहाँ पे देखिए, अगर मुद्दे आप पकड़ेंगे तो मुद्दे ये होता है कि 5 साल जब कोई सरकार रह लेती है ना, तो कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं शासन प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे कई हत्याएं हुई हैं गला रेतने वाली। और एक चीज और बता दूं, ना आप सीधा बोलिए ना, ध्रुवीकरण वाला मसला आप ये वो ठीक है, किसी भी मुद्दे पे ध्रुवीकरण हो, अगर महंगाई के लिए जनता पलटती है तो ध्रुवीकरण के लिए जिम्मेदार फैक्टर महंगाई हुआ। नहीं, सांप्रदायिकता और ध्रुवीकरण एक मुद्दा था ना इस चुनाव में। नहीं, आप मुझे एक चीज ये बताइए, आज प्रयागराज में एक आदमी का गला रेत दिया गया, कंडक्टर का, तो ये सांप्रदायिक बात हो गई। जनता के अंदर जब भय पैदा होता है तो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जब मंचों से उसी घटना को बार बार याद दिलाया जाए। नहीं कौशिक जी, अगर मुद्दे थे तो वही मुद्दा सबसे ज्यादा उन मंचों से गूंजा और फिर इसे सांप्रदायिक से ना जोड़ा जाए, आप ये कह रहे हो ना? कौशिक जी गलत तो नहीं कह रहा? कौशिक जी एक मिनट रुकिए, मैं बता दूं। यहाँ चुनाव में और डिबेट में हम लोगों को तो 5000 साल पहले, और वो बाबर आया था तो उसने ऐसे किया था, उसकी याद दिलाई जाती है। और 1 साल पहले कोई घटना हो गई और हमने चुनाव में उसको मुद्दा बना दिया या उठा दिया जनता से वो बात, तो ये गुनाह हो गया। नहीं, मैं मिश्रा जी, कितने लोग बाबर मिश्रा जी क्यों गुस्सा हो रहे हो? मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि मुद्दा था ना, सबसे बड़े मुद्दों में से एक मुद्दा था। आप बोल रहे हैं कि मुद्दा था, तो मैं तो बोलता हूँ मुद्दा होना चाहिए। आपकी तो गर्दन जब रेती जाएगी आपके घर पे, जब कोई जाएगा तो आप पुलिस को फोन करोगे कि नहीं, कि बैठ के डिबेट करेंगे? पुलिस को क्यों बुला रहे हैं? ठीक, कौशिक जी जल्दी से आप, फिर मैं राजनीतिक मेहमानों की तरफ रुख करूंगा। ध्रुवीकरण भी एक मुद्दा था जिस वजह से ये चुनाव रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका जिक्र ए.के. मिश्रा कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर से, और हम लोग इस बात की अपेक्षा भी कर रहे थे
कि श्री राम मंदिर की जो बात होगी, चर्चा होगी, निश्चित तौर से 2024 के चुनाव में बीजेपी बनाएगी। लेकिन राजस्थान के साथ साथ सारे राज्यों में श्री राम मंदिर की चर्चा हुई। तमाम बड़ी घटनाएं ऐसी हुई जहां देखा राज्य सरकार ने कहीं न कहीं तुष्टिकरण की राजनीति के हिसाब से फैसले लिए। तो ये जो राजनीतिक मंचों से जो चर्चा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर होता है, वो तो होता ही है। लेकिन एक ही बात को महत्वपूर्ण मानिए, जो बार बार आप कह रहे हैं बम्पर सीट, जब तमाम एजेंसियों ने और श्री बोटल ने जब सर्वे किया और सर्वे करके जब ये सारी चीजें निकाल दी कि जुलाई में जो सर्वे आया, जुलाई में 41% कांग्रेस को वोट मिल रहा था तो 46% बीजेपी को वोट मिल रहा था। और अक्टूबर में वो सर्वे आया तो अक्टूबर में 42% कांग्रेस को वोट मिला और 47% बीजेपी को। जब 2018 की अपेक्षा तुलना करें तो लगभग 8 से 11% वोट की बढ़ोतरी हुई। ये बम्पर वोटिंग तो पहले से ही तमाम सर्वे में आ चुका था। बम्पर वोटिंग तो होनी जहाँ 39% के आसपास दोनों राजनीतिक दलों को 2018 में मिला। बात पे भी मैं आऊंगा, लेकिन पहले जरा मैं राजनीतिक मेहमानों को भी ले आऊं चर्चा में। मलिक साहब, क्या हुआ, कुछ टेंशन में लग रहे हैं सर? सब ठीक है? नहीं श्रीमान जी, आपके रहते हुए तो भाई टेंशन कैसे हो सके? आप तो जो है टेंशन को भगाने का काम करते हैं, इतने अच्छे तरीके से आप डिबेट करते हैं, तो भाई मेरे पास तो कोई शब्द नहीं। और पक्ष दोनों के ऊपर आप जो है जबरदस्त तरीके से प्रहार करते हैं, तो टेंशन की नहीं, पक्ष विपक्ष वाला यहाँ तो तराजू सबके लिए बराबर है, यहाँ तो सबके लिए एक ही चश्मा है। लेकिन मलिक साहब, क्या लगता है आपको, राज या रिवाज क्या बदलने वाला है? देखिए चावला जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि तराजू सबके लिए बराबर है, भले ही पक्ष हो या विपक्ष हो। लेकिन जहां तक अभी राज या रिवाज की बात हो रही है, उससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके टीवी चैनल के माध्यम से। आज जिस तरीके से मतदान राजस्थान की जनता ने किया, और मैं तो अभी जो रिपोर्ट देख रहा था, आप जरा थोड़ा ध्यान ये देंगे कि पोखरण जैसी जगह पे 80% से ज्यादा मतदान हुआ। आप जैसलमेर की बात करो, वहां पे 76.57% मतदान हुआ। लेकिन मलिक जी, आपने गौर किया होगा, हमारे दोनों एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि ये गहलोत सरकार के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। देखिए चावला जी, जो दोनों बंधु है डिबेट के अंदर, भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उनको तो ये बात कहनी पड़ेगी। अब दूसरे जो शख्स है, हो सके वे भी उनके सुर में सुर मिला रहे हो, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कांग्रेस नेता के रूप में नहीं, मैं एक साधारण इंसान के रूप में, मैं एक ऐसा इंसान आपकी डिबेट में बैठा, मैं खुद राजस्थान में गया और राजस्थान का जो ग्रामीण क्षेत्र है, मैं वहां पर लगभग 1 सप्ताह बिताया और जिस तरीके का माहौल मैंने वहां पे देखा, लोगों से बात की, और जिस तरीके से तो जनता क्या चाह रही थी कि मतलब गहलोत मुख्यमंत्री बने या सचिन पायलट? नहीं, देखिए अब आप बात को दूसरी तरफ ले नहीं, आप जनता के बीच में थे तो जनता के मन को टटोला होगा ना आपने, कि जनता क्या चाह रही है। जैसे आपने कहा कि हमारी सरकार चाह रही थी, लेकिन आपने पूछा भी होगा कि क्या चाह रहे हो, सचिन पायलट या फिर गहलोत? पहले मैं ये तो बात कर लूं कि जनता रिवाज बदलना चाह रही है, राज बदलना चाह रही है, उसको तो मान कर दे लूं जी। भाई, मैं बिल्कुल गंभीरता के साथ ये बात कह रहा कि जो राजस्थान की जनता है, वो कहीं न कहीं रिवाज को बदलना चाह रही है। जिस तरीके से राजस्थान में 5 साल एक पार्टी की सरकार, इसके बाद दूसरी पार्टी की सरकार, जो ये रिवाज, जो ये प्रथा चलती आ रही, कहीं न कहीं जब 3 तारीख को चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो आपको ये रिवाज बदला हुआ नजर आएगा। और उसके पीछे अब आप पूछेंगे भाई इसके पीछे जो है क्या कारण है, तो मैं इसके पीछे मैं कारण भी बता दूं। प्लीज जल्दी से, फिर मैं विवेक जी के पास जा रहा हूं। बिल्कुल, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है कहीं न कहीं केंद्र सरकार में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विफलता। जिस तरीके से 10 साल पहले मोदी जी सत्ता में आए और जो वादे देश की जनता से मोदी जी ने किए, आज उन वादों में 1-2 वादों को आप छोड़ दो, भाजपा के प्रवक्ता बैठे अभी वो धारा 370 और राम मंदिर का मुद्दा उठा लेंगे, लेकिन जो और भी वादे थे, 100 दिन में काला धन था, महंगाई थी, भ्रष्टाचार था, प्राधिकरण था, बेरोजगारी थी, किसानों की बात थी, युवाओं की बात थी, कुलदीप जी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बोल रही। मैं विवेक जी के पास जा रहा हूं, लेकिन अगर मगर किंतु परंतु वाली जो स्थिति आई, क्योंकि आपने तमाम मुद्दे एक सांस में गिनवा दिए, अगर मगर किंतु परंतु वाली स्थिति आई और जनता ने एक बार फिर से मोदी के नाम पर वोट कर दिया, फिर क्या बोलोगे? नहीं, एक बात बताओ, ये मुद्दे फिर कहां गए? नहीं, फिर आप कहोगे कि राम मंदिर और 370 ने जितवा दिया इनको? नहीं, एक बात बताओ भाई, जनता जनार्दन का जो भी फैसला होगा वो तो माथे पे है, वो तो भाजपा को भी स्वीकार करना पड़ेगा, मुझे भी स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं करिएगा, फिर ईवीएम वाला मसला ना है फिर। ठीक, 1 मिनट, विवेक जी क्या लगता है आपको, राज या रिवाज आपके लिए खुशखबरी है या फिर कहानी कुछ और?
तिलक जी, सबसे पहले तो आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को बम्पर मतदान के लिए बधाई, अभिनंदन। रिवाज कायम रहेगा, राज जा रहा है। 3 दिसंबर 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर। कांग्रेस को विपक्ष के नेता पद के लाले पड़ जाएंगे। अच्छा, इस इस कॉन्फिडेंस के कांग्रेस पीछे वजह मैं विधान- जान सकता हूं विवेक जी? 5 साल कौन मुख्यमंत्री रहेगा, ये खेल राजस्थान में चलता रहा। मुख्यमंत्री को खुद पता नहीं था कि कल वो मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। गुर्जर समाज ने जिस उम्मीद से सचिन पायलट को मदद की थी, पूरा समाज ठगा महसूस करता रहा। उप मुख्यमंत्री बनाया, अगली बार वो भी ले लिया। विधायिका कह रही राजस्थान में विधायिका सुरक्षित नहीं। एक मंत्री लाल डायरी दिखा रहा है, एक मंत्री छीन रहा है। नहीं, वो लाल डायरी में है क्या, किसी को पता नहीं चला ना आज तक। तो देखिए तिलक जी, जो छीनने की कवायद हुई राजस्थान की विधानसभा में, वो बच्चों के क्लासरूम जैसा दृश्य रहा। एक दलित के बेटे को इसलिए पीट पीट के मार डाला गया कि उसने मटके से पानी पिया। बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, विकराल संख्या में पेपर लीक हुए और कन्हैया लाल की गर्दन रेती गई। ये सचिन पायलट को लेकर इतनी मोहब्बत का राज मैं जान सकता हूं विवेक जी? देखिए, हमारा विषय मोहब्बत का नहीं है। ये सही बात है कि पिछले चुनाव में सचिन पायलट ने बतौर प्रदेश अध्यक्ष मेहनत की थी। ठीक। और उस मेहनत का परिणाम कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिला। ठीक। लेकिन उस मेहनत का प्रतिफल सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद गंवा के मिला। 19,000 जमीनें किसानों की कुर्की गई। उसके बावजूद ये कहते हैं कि सब चंगा है। नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या लगता है कि यहाँ मोदी जी ने तीर निशाने पर मारा? क्या लगता है आपको, कौन सा मुद्दा रहा? जिस तरह से जनता ने बम्पर मतदान किया है, ये तो तय है कि कांग्रेस के कुशासन से राजस्थान की जनता त्रस्त थी। ठीक। मलिक साहब मुस्कुरा रहे हैं। मलिक साहब जल्दी से आप, फिर मैं मिश्रा जी और कौशिक जी के पास। 5 साल इनके कुशासन से इतनी स्वस्थ थी जनता। ये सचिन पायलट और गहलोत वाले मसले को मुझे लगता है सबसे ज्यादा उछाल रहे हैं, और हर मंच पे उछाला गया कि भैया ये आपस की जो लड़ाई है ना, गुटबाजी और बगावत, वो टेंशन का सबब है कांग्रेस के लिए। यही बात विवेक जी भी कह रहे हैं। जल्दी से। मंत्री को पता नहीं क्या मंत्री मैं इसी बात को आगे बढ़ा रहा। देखो, मेरी बात का बुरा ना मानना, जितने स्पष्टवादी आप हो इतने स्पष्टवादी मैं भी हूँ। मैं ये कह रहा कि आप कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, गहलोत और पायलट जी की गुटबाजी है, आप इसको तो आगे बढ़ा रहे। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजस्थान में जिस तरीके की गुटबाजी है आपने वो नहीं देखी? अरे पूरे हिंदुस्तान ने ये गुटबाजी देखी। भाई आप एक बात बताओ, एक परिवार के अंदर भी गुटबाजी होती है। भाई मेरे परिवार में 6 सदस्य है, उन 6 सदस्यों में भी कहीं ना कहीं जो है गुटबाजी है। तो यहाँ तो राज्य को चलाने की और देश को चलाने की बात हो रही। विवेक जी, आप वसुंधरा जी का भी तो जिक्र कर रहे हैं ना, आप उनका भी जिक्र कर दीजिए। वो कह रहे हैं, देखिए तिलक जी, वसुंधरा जी ने 63 सभाएं की हैं इंडिविजुअल, अकेले। इससे इतर संयुक्त सभाएं भी उनकी हैं। लगभग 100 से ज्यादा सभाएं वसुंधरा जी ने की है। हमारे यहाँ नेताओं के कार्यक्रम तब लगते हैं तिलक जी, जब प्रत्याशी उनके कार्यक्रम मांगता है। तो इसका मतलब साहब वसुंधरा जी की लोकप्रियता है, लोगों ने उनके कार्यक्रम मांगे। 63 सभाएं उनकी लगी हैं। नहीं, विषय वो नहीं है कि 63 सभाएं लगी हैं या 70 लगी हैं, 100 लगी हैं। विषय वो है कि वो कह रहे हैं कि गुटबाजी आपके यहाँ भी है। आप सचिन पायलट गहलोत जी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ भी है मसला। हमारे यहाँ तो सब चुनाव प्रचार करते रहे, सबने सभाएं की प्रत्याशियों के समर्थन में। कहाँ एक गुटबाजी है? मलिक साहब जल्दी से, फिर मैं मिश्रा जी कौशिक जा रहा हूँ। मतलब ये कह सकता है कि भाई हमारे यहाँ तो सब चुनाव प्रचार करते रहे, लेकिन हमारे यहाँ ना तो सचिन पायलट ने चुनाव प्रचार किया, ना गहलोत जी ने चुनाव प्रचार किया। हम ऐसे ही ठंडे बैठे रहे। अरे श्रीमान जी, आप क्या वक्तव्य दे रहे? पूरा देश देख रहा। मंच के ऊपर जो है जितने भी लोग थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की और मैडम जी की जो है वो आंखें तक नहीं मिला सके। आप क्या बात कर रहे हैं? और इसके बाद भी आप जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप
किसी के ऊपर एक उंगली उठाएंगे तो ये देखेगा कि 4 उंगली आपके ऊपर ही उठेगी। तो ये गुटबाजी की बात उंगली नहीं उठा रहे आप हैं। जनता की बात करो, जनता के मुद्दे की बात करो। 3 तारीख में जो चुनाव का रिजल्ट आएगा उसको एक्सेप्ट करने की बात मत निकालना, ईवीएम का रोना मत रोना। 3 दिसंबर की शाम को परेशान, हम कोई उंगली नहीं उठा रहे हैं। जनता ने उंगली दबाई है, हम उंगली उठाने वाले कौन होते हैं? ठीक, ओके। मिश्रा जी, जो बात जितनी समझ में आई कुलदीप जी की भी और विवेक जी की, बगावत और गुटबाजी। अगर बगावत की मैं बात कर लूं, ये एक बड़ा दिलचस्प थ्योरी है जो मैं रखने जा रहा हूं। 21 विधायकों के टिकट काटे गए, ठीक, सिटिंग विधायकों के। माना यह जा रहा था, कौशिक जी गलत हूं तो करेक्ट करिएगा, माना यह जा रहा था कि लगभग 45 से 50 विधायकों के, सिटिंग विधायकों के टिकट काट दिए गए तो कांग्रेस को फायदा होगा। लेकिन गहलोत साहब नहीं चाहते थे कि टिकट काटे जाए। और दूसरी थ्योरी यह है कि गहलोत साहब इसलिए नहीं चाहते थे कि आंकड़ा जीत के करीब तो रहे, जीत के करीब तो रहे और नंबर उनकी जेब में रहे। और वसुंधरा जी की तरफ से भी यही कोशिश थी। क्या वाकई में दोनों तरफ से गुटबाजी और बगावत वाला जो फैक्टर है वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर है? पहले ए के मिश्रा जी आप, फिर यही सवाल कौशिक जी आपके पास। नहीं देखिए चावला जी, मैं आपको बताऊं, हमारे आपके किचन में 4 बर्तन होते हैं तो भड़बड़ होता रहता है। हाँ। न्यूक्लियर फैमिली है 4-5 लोगों की, वहां पे भी कुछ न कुछ विवाद मनमुटाव होते रहते हैं। दुनिया के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, किसी भी सभा में ये सब चीजें होती है। इम्पोर्टेंट ये है कि ठीक है, कौन आदमी नहीं चाहेगा कि हमको टिकट मिले, कौन सा विधायक नहीं चाहेगा, कौन सा नेता नहीं चाहेगा। मैनेजमेंट का तरीका होता है, वो मैनेजमेंट चाहे जैसे हो। बीजेपी इसमें ज्यादा सक्षम है, उसके पीछे एक कारण है और लॉजिकल कारण है क्या? कि भाई कोई इंपॉर्टेंट नेता जिसका कद बड़ा है, चलो राजस्थान में अगर आप नहीं है तो संगठन में आपके लिए जगह है। कांग्रेस का थोड़ा सा यहाँ पे पड़ना कमजोर है कि राजस्थान के जो विधायक है, अब सेंटर में भी कांग्रेस नहीं है। नहीं तो इन्होंने सचिन पायलट और गहलोत वाला अंतिम वक्त में डैमेज कंट्रोल तो किया ना? नहीं, अब देखिए, अब डैमेज कंट्रोल तो 3 तारीख को बताएगा वो डैमेज कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ। कोशिश मैं सारी पार्टियों की बात करता हूँ, सभी लोगों ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। रिजल्ट जिसके फेवर में आ गया उसको मान लेंगे कि उसका इफेक्टिव डैमेज कंट्रोल था और वो असर दिखाया। जिसके फेवर में रिजल्ट नहीं आया उन्होंने कोशिश की लेकिन वो दवाई का कोई असर नहीं हुआ, वो गलत दवाई उन्होंने दे दी या फर्जी जाली दवाई। हर मंच पर सचिन पायलट और गहलोत के झगड़े का जिक्र तो हुआ ही, और विवेक जी की पार्टी ने तो खुलकर उठाया, और आज भी देखिए डिबेट में भी यही विषय आ रहा है। नहीं, वो कोई नई बात थोड़ी है, वो तो गहलोत जी ने पहले भी बोला था। सचिन जी का ऑडियो रिकॉर्डिंग, फोन रिकॉर्डिंग क्या क्या हमारे पास है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है कि आज मंच पे आ गया तो कुछ हो गया। बाद में दोनों लोगों ने अपना क्लियरिफिकेशन भी दिया, कोई तलवारें तो खींची नहीं थी। अब सारी चीजें, मैं इसीलिए बोलता हूँ ये जो इलेक्शन हुए हैं, मुझे ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद एक और कंपटीशन शुरू हो जाए। पार्टी कोई भी हो, सरकार किसी की भी बने, मान लीजिए मतलब आप ये कह रहे हैं राजस्थान में अभी ये तय करना मुश्किल है, मतलब चुनाव के बाद भी असली घमासान होगा, नहीं, अंदर खाने वो होगा। ये क्वेश्चन उस वक्त पूछिएगा 3 तारीख के बाद। अगर रखिएगा, मुस्कुरा रहे हैं आप कुलदीप जी। श्रीमान जी, राजनीति है और राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। तो जो है नेताओं का नहीं बता सकता, मैं जनता का खुद बता रहा हूँ। हाँ, ये विवेक जी के दिल में वैसे भी सचिन पायलट बार बार मोहब्बत। हाँ। आप मोहब्बत की दुकान चावला जी, मुझे 2 मिनट का समय दे जनता का मूड बताने के लिए। हाँ, वो मोहब्बत की दुकान मिश्रा जी कह रहे हैं। नहीं, मुझे आप 2 मिनट का समय दे, जनता का क्या मूड है मैं उसको एक्सप्लेन करना चाह रहा। हाँ जी चावला जी, देखिए अभी रिसेंट में 2 घटनाएं हुई और 2 घटनाएं में से एक घटना गाजियाबाद की है। आपके स्टूडियो से मात्र 25 किलोमीटर दूर गाजियाबाद के अंदर लाजपत नगर एक जगह है, वहां के सामुदायिक केंद्र में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर हजारों लोग 22 तक भिड़े। आमरण अनशन वहां पे अनिल चौधरी जी ने किया, इन्हीं के ही लोग थे, इनके विरोध में बैठे, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें निराशा हाथ लगी। ये जनता का मूड बता रहा। अब मैं दूसरी घटना बता रहा, मेरा गृह जनपद है शामली। शामली के अंदर जो किसान बहुल्य क्षेत्र है
वहां वे अपने गन्ने मिल से बकाया पेमेंट के लिए 95 दिन तक धरने पे रहे। और मैं ये बता दूं, कृपा करके भारतीय जनता पार्टी वाले मुस्कुरा रहे, जरा ध्यान से सुन ले। जब किसान आंदोलन चल रहा था तब भी आप यही बात कह रहे थे और उसके बाद नतीजा कुछ और हुआ। मेरी हुआ ना? बात पूरी, कौशल जी एक मिनट। नहीं, अभी विषय राजस्थानी, मेरी सुई एक ही जगह पे अटकती है, एक ही जगह पे राजस्थान। फिर उत्तर प्रदेश पे भी आऊंगा किसी दिन। एक मिनट, जो ये मसला है कौशिक जी, आपको क्या लगता है ये सचिन पायलट और गहलोत वाला और दूसरी तरफ वसुंधरा वाला, क्या लगता है आपको? ये तो खुद ही चाहते हैं कि भैया जो नंबर है ना वो उनकी जेब में रहे, पूर्ण बहुमत से कोई आए ना। क्या वाकई ये फैक्टर है? देखो चावला साहब, 2013 से लेके 2018 के बीच राजस्थान में जितने भी बड़े आंदोलन हुए उन सबकी अगुवाई सचिन पायलट, तब गहलोत जी मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। मुझे किसी कार्यक्रम में, किसी रैली में, किसी धरने में नहीं थे। सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे और सचिन पायलट ने बड़े आंदोलन को लेकर के इतनी धार उन्होंने दी कि गुर्जर समाज को ये लगा कि निश्चित तौर से भविष्य का नेता है। और 163 सीट से 73 सीट पे लाके आधे सीट से कम करना कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। जहां कांग्रेस को 21 सीटें थी, 21 सीट से 99 सीट पे लाके कर दिया, तो उसका श्रेय निश्चित तौर से सचिन पायलट को जाता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जादूगर हैं गहलोत साहब, इसमें तो मानना ही पड़ेगा। तो ये जादू इस बार चलेगा क्या? मैं वही बता रहा हूँ। सचिन जादू तो तब चलेगा चावला साहब, दो चीजें आप समझ लीजिए। एक आता है बागड़ क्षेत्र जहाँ 27 सीटें हैं, ठीक, और वो आदिवासी वोटरों का वहां बड़ा प्रभाव है। हमेशा वहां कांग्रेस मजबूत रही है, बीजेपी ने तमाम वहां प्रयास किए लेकिन सफलता नहीं मिली। 4 महीने पहले वहां भारत आदिवासी पार्टी का गठन हुआ, जिसको बाप के नाम से जाना जाता है, और जिसकी मुख्य मांग ये थी कि भीम प्रदेश की मांग गठन कैसे हो। निश्चित तौर से बीजेपी उससे पीछे से थी। इन 57 सीटों पर पीटीपी, कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी का जो त्रिकोणीय संघर्ष जो वहां खड़ा हो गया, निश्चित तौर से बीजेपी इस भागमुद्दे में सफल होती है। एक मसला और है जिसका जिक्र ए.के. मिश्रा जी ने किया था, वो जो ध्रुवीकरण वाला मसला था जिस पर आ नहीं रहे थे मिश्रा जी, उसको सांप्रदायिकता के नजरिए से अलग तरीके से उन्होंने तोला। लेकिन 40 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर तय करते हैं कि कौन जीतेगा, और उसमें से पिछली बार 29 कांग्रेस ने जीती थी और 7 बीजेपी के पाले में आई थी। मैं इसलिए ये बात कर रहा था, और जो डिमांड का जिक्र कर रहे थे, तो सबसे ज्यादा डिमांड तो इस विधानसभा चुनाव में भी अगर किसी की रही तो वो योगी आदित्यनाथ जी की रही। ये तो सच है ना? तो ये जो ध्रुवीकरण वाला और सांप्रदायिकता वाला मसला है, क्या वो असर डालेगा कौशिक जी? डालना चाहिए, क्यों नहीं डालेगा। हाँ। कन्हैया लाल की हत्या के बाद क्या कांग्रेस ने प्रयास नहीं किए ध्रुवीकरण के? 500 से ज्यादा जो मंदिर है वहां, उन पुजारियों के साथ गहलोत जी की मीटिंग नहीं हुई क्या? 3000 से लेकर के 4000 सैलरी का वायदा गहलोत जी ने नहीं किया क्या? जो भी वहां राजनीति मंदिरों को लेकर के होती है, क्या वहां उस राजनीति में कांग्रेस ने हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं किया क्या? 4 कैबिनेट मंत्री लगाए। तो अब ये तो अलग बात है कि राजनीति में पर्दा किसका भारी हो गया। ये कांग्रेस को दिख रहा था कि कन्हैया लाल की हत्या के बाद निश्चित तौर से जो आगामी चुनाव में ध्रुवीकरण की बात होगी, हिंदू मुस्लिम होगा, और वहां देखा रहा तो मुस्लिम बहुत 9% मुस्लिम है, क्या ध्रुवीकरण की बात होगी? हाँ, 9% के आसपास है। बहुत ज्यादा मुस्लिम की संख्या हो, 9% है। उन 9% मुसलमानों के आधार पर चावला साहब हिंदुओं को इकट्ठा करना इतना आसान होगा, वो शुरुआत किसने की? कांग्रेस ने। तो अब उसमें अग्रणी की भूमिका में बीजेपी आ गई। तमाम कैबिनेट की मीटिंग, तमाम प्रस्ताव, तमाम मंदिरों को लेकर के आप समीक्षा करेंगे तो निश्चित तौर से चावला साहब पाएंगे वहां पर कि शुरुआत निश्चित तौर से कांग्रेस ने वहां की। मिश्रा जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। मिश्रा जी, फिर आ रहा हूं विवेक जी आपके पास। चावला जी, ये कॉन्सेप्ट अब हम लोगों को बदलना चाहिए। जिसको हम लोग धार्मिक या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण दे रहे हैं ना, वो आम जनमानस की सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है और पूरी दुनिया में मुद्दा है। आप इजराइल का ले लो, लोग वहां म्यूजिक फेस्टिवल कर रहे हैं, और कुछ याद दिला के 1400 साल पहले का तो क्या घटना हुई आप जानते हो। प्रयागराज में आज हुआ,
अब उसने गर्दन पे छुरा चलाने के बाद 8-10 रुपए टिकट के लिए झगड़ा हुआ और उसने जो है सारा का सारा मामला 1400 साल पहले से जोड़ दिया। उसकी वीडियो है। लॉ एंड ऑर्डर वाला मसला है, वो कह रहे हैं। नहीं, ये जन सामान्य की सुरक्षा का मसला है। हाँ। और हर आदमी एकदम सचेत है इन चीजों के लिए। ठीक, कुलदीप जी वो कह रहे हैं सांप्रदायिकता से मत जोड़िए, ये लॉ एंड ऑर्डर वाला मसला है। देखिए चावला जी, मैं ये बता दूं और कृपा करके सभी लोग मेरी बात को गंभीरता से सुने। इस देश में जो राजनीति में मुद्दे होने चाहिए, अभी भी बहुत अच्छी डिबेट जा रही थी, लेकिन हम फिर डिबेट को सांप्रदायिकता पे और हिंदू मुस्लिम पे जो है लेकर चले जा। और मैं आपको बताऊं, जब आज के कालखंड का वही ना विषय वहां पर वो आया ना चुनाव में, जो बात कौशिक जी ने और मेके मिश्रा जी ने कही, वो विषय तो आया और कांग्रेस ने उसकी शुरुआत की। चावला जी मेरी बात कंप्लीट होने तो बहुत ही गंभीरता से मैं आपकी बात का आंसर दे रहा। इस कालखंड का जब कभी इतिहास लिखा जाएगा, कृपा करके ध्यान से सुने, भारतीय जनता पार्टी हिंदू को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी के रूप में जो है इसका इतिहास लिखा जाएगा। मैं बता रहा, डॉक्टर कुलदीप मलिक एक ऐसा शख्स है जो पिछले 10 साल से देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग कर रहा। और अगर देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा तो इसमें हिंदुओं का भी भला होगा, मुस्लिम का भी भला होगा, सिख का भी भला होगा, ईसाई का भी भला होगा। और यही भारतीय जनता पार्टी वाले छाती पीट पीट के ये कहते थे कि इस कानून को अगर हम बना सके तो केवल हम ही बना सके, कोई पार्टी इसको बना नहीं सकती। लेकिन क्या आज तक ऐसा हुआ? और आप जो ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, अभी भी सरकार की जितनी सुविधाएं हैं आपको नहीं क्यों भाई, हमने परिवार नियोजन पर काम नहीं करा। उसके अगर जनसंख्या के ऊपर सबसे पहले किसी ने सोचा तो वो तो जब एक वर्ग के लिए कानून आ सकता है तो दूसरे वर्ग के लिए क्यों नहीं आ सकता? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि तब हिंदू कोड भी ला सकता है, मुस्लिम कोड भी क्यों आते? किसने रोका था? नहीं, तो आप एक बात बताओ, देखो वो एक अलग विषय हो जाएगा सर, फिर वो कहानी भटक जाएगी ना। अभी राजस्थान पर, हाँ नहीं तो राजस्थान में हिंदू मुस्लिम कहां घुस गया, मेरी बात नहीं आ रही। वो ये कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता ध्रुवीकरण की कोशिश आप लोगों ने की, लेकिन इस बार कामयाब नहीं हो पाओगे। देखिए चावला जी, जन सामान्य और ठीक चुनाव से पहले मथुरा भी गए पीएम, और ये बड़ा संकेत था कृष्ण जन्मभूमि वाला मसला। पहली बार देश का प्रधानमंत्री जो है वहां पर गए और राजस्थान टच होता है, ये उठा था मुद्दा। प्लीज विवेक जी। प्रधानमंत्री जी वहां चौथी बार गए, लेकिन पहली बार कोई प्रधानमंत्री श्री कृष्ण जन्मभूमि जन्मस्थान पर गया, ये था विषय। बिल्कुल गए, जाना चाहिए, हमें अपने प्रधानमंत्री पे गर्व है। बिल्कुल जाना चाहिए, अच्छी बात है। तो सुन लें, जन सामान्य को मैसेज बहुत क्लियर है कि सारी योजनाएं एक तरफ, अगर आप शांति से जी पाओगे तभी वो योजनाएं आपके काम आएंगी। इजराइल की लिविंग कंडीशन, उनका लाइफ स्टाइल हमसे बहुत ऊपर है। हमास के लोगों ने जो वहां पे मारकाट मचाई, सारा संविधान, सारी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। कांग्रेस के लिए मैसेज क्लियर है कि कांग्रेस देश में शरीयत लागू करने के लिए जानी जाती है। ये किस सामानों प्रकरण में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे शरीयत लागू किया। आज भी इनके शासन काल में फैमिली पेंशन में शरीयत लागू है। चावला जी, संविधान को धोखा देने वाले लोग हैं। ये बात संविधान की करेंगे और पीछे से शरीयत लागू करते हैं। नदवा तक में यहाँ लखनऊ में शरीयत अदालतें चलती रही हैं। ये उत्तराखंड में शुक्रवार को छुट्टी करने जा रहे थे। उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार आई तो पूर्वांचल में कुछ विद्यालय शुक्रवार को बंद होने लगे अखिलेश यादव जी के समय में। सबको मैसेज क्लियर है, अगर जीने की गारंटी चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी वो गारंटी है। अच्छा, ताइयों से जन सम्मान की रक्षा कर सकती है। अच्छा, तो मतलब ये जीने भी नहीं देंगे। आम के बाद कांग्रेस की कलई राजस्थान में खुल गई। किसी भी योजना को अगर कन्हैया लाल के परिवार वालों को समझाने की स्थिति में नहीं है। ठीक, जल्दी से कुलदीप जी, फिर मैं कौशिक जी और मिश्रा जी के पास जा रहा हूँ। देखिए श्रीमान जी, जब हिंदू मुस्लिम की बात एक गंभीर डिबेट में होती है और डिबेट को भटकाया जाता है तो भाई डॉक्टर कुलदीप मलिक, बस मैं बता नहीं सकता। मैं एक बात बताऊं, भारतीय जनता पार्टी वाले केवल और केवल हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ये वोटों की राजनीति के लिए करते हैं।
अगर आपके टीवी चैनल पर मैं बैठ के ये बता दूं, इन्होंने अपनी लड़की तो मुसलमानों के दे रखी, मुसलमानों के जो है लड़की को इन्होंने अपने घर में दे रखी, बड़े बड़े नेताओं के नाम बोलूंगा तो आपसे सुना नहीं जाएगा, कृपा करके सुन रहिएगा। आप बताइए मुरली मनोहर जोशी के दामाद कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी जी की भतीजी किसके भी आई? बताओ कौन है? शीला दीक्षित की लड़की कांग्रेस में किसके भी आई? सचिन पायलट की पत्नी कौन थी? अरे मनोहर जोशी की केवल 2 लड़कियां हैं। शांत रहिएगा, शांत रहिएगा। इस देश की जनता को काम मत करिए, इस देश की जनता को भटकाइएगा। आप केवल और केवल हिंदू मुस्लिम पर राजनीति करते हैं। और मुझे पन्नागर जिले का आता हूँ, मुझे पन्नागर जिला वो जिला है 2013 में हिंदू मुस्लिम करता आपने वहाँ पे जो है दंगे भड़काए और आप जो है पूरे विश्व की नंबर 1 पार्टी बने। लेकिन अब मुझे पन्नागर जिला किस तरीके का आपके खिलाफ है और आने वाले समय में मुझे पन्नागर का जिला ही आपको जो है ऊपर से लेकर नीचे जमीन में जो है गाड़ने का काम करेगा। नहीं, किसी की पगड़ी मत उछालिए यहाँ प्लीज। 3 बातें कर रहे हैं। नहीं, कुलदीप जी, विवेक जी, किसी के व्यक्तिगत जीवन में मत जाइए और ना ही किसी की पगड़ी उछालिए यहाँ पर। नहीं श्रीमान जी, आप एक बात बताओ, देश की तो पगड़ी उछलने लग रही है तो हिंदू मुस्लिम कर करके जो है एक मिनट सर, 1 मिनट, कहाँ विषय को भटका रहे हैं आप? इतना ज्यादा हिंदू मुसलमान तो फिर शाहबानू वाला मसला तो फिर है ना, किसी ने छुपाया क्या कुलदीप जी, क्या हुआ था? नहीं, अरे भाई मैं तो कह रहा हूँ। हाँ, तो फिर ये विषय मत लेकर आइए ना, कहाँ विषय को उठा रहे? हिंदू मुस्लिम की बात क्यों कर रहे? आप शिक्षा की बात क्यों नहीं करते? आप सर, अगर कानून से ऊपर शरिया कानून को आप मानोगे तो सवाल खड़े हो जाएंगे, फिर हो जाएंगे ना सर। अगर बोलिए राजीव गांधी ने सही किया था तो बोल दीजिए सही किया था। श्यामला जी, आप बहुत ही गंभीर पत्रकार है, क्या इस देश में कोई शरीयत कानून ले आएगा क्या? आप मुझे बताओ। आपसे मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये विषय क्यों उठा रहे हैं आप लोग? नहीं, तो ये सारे आप सामुदायिकता में लेकर चले गए जी। भाई आप राजनीति में, एक मिनट, आप राजनीति में असली मुद्दों की क्यों नहीं बात करते? मैं असली मुद्दों पर ही आ रहा हूँ। एक मिनट विषय, प्लीज विषय पर आइए। मैं एक बात समझना चाह रहा था, जो कौशिक जी आप कह रहे थे, उदाहरण के तौर पर करीब 19 बगावती इस चुनावी मैदान में थे बीजेपी के जो चेहरे थे और 16 कांग्रेस के थे। ठीक, 40 सीटें ऐसी हैं जहां पर पिछली बार 5000 से कम वोट वाली थी और उनमें से 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर 1000 से भी कम जीत और हार का मार्जिन रहा था। आपको लगता है कि यह फैक्टर काफी महत्वपूर्ण होने वाला है? क्योंकि ये जीत हार वाला जो मसला होता है, कम वोटिंग वाला, तो फिर दिक्कत हो जाती है सत्ता पक्ष वाले के लिए, माना जाता है। और बंपर वोटिंग में पिछले रिकॉर्ड बताता है कि इसमें बीजेपी कहीं ना कहीं एज लेती है। जहां जहां बंपर वोटिंग होती है, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो या फिर गैर बीजेपी शासित राज्य, एक आंकड़ा यह भी है। कौशिक जी का ऑडियो प्लीज। आदिवासी क्षेत्र की जो मैंने चर्चा की वही आपने लाके आंकड़े लाके सुनेगा। हाँ। और जो मैंने 57 सीटों की बात की वो इन्हीं सीटों में सम्मिलित हैं जहाँ मैंने बताया कि वो सीटें हैं जहाँ ये निर्णय होता है कि कौन सत्ता में बैठेगा, कौन विपक्ष में बैठेगा। तो निश्चित तौर से ये बात सही है कि बागड़ क्षेत्र की जो मैंने चर्चा की 22 सीटें तो ऐसी हैं जहाँ इस बार पेच फंसा है एक नया राजनीतिक संगठन गठन करके। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्षेत्रीय दल जब होते हैं, कोई भी क्षेत्रीय दल हो, तो निश्चित तौर से क्षेत्रीय मुद्दों को सर्वोपरि रखते हैं। और उन्होंने भीम प्रदेश की मांग करके जब आप उनके धरने देखेंगे, मीटिंग्स उनकी देखेंगे, तो सैकड़ों हजारों की संख्या में नहीं हुआ, लाखों की संख्या में उनकी मीटिंगें हुई है। तो ये किस करवट बदलेगी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, जो बंपर सीट की आप बात कर रहे हैं, आप देखिए 2013 और 2018 की समीक्षा कीजिए और 2018 की भी आप समीक्षा कर लीजिए। बहुत ना के बराबर अंतर था जी। लेकिन 163 से 73 पे आ गई भी ना के बराबर। हाँ। ये मानना पड़ेगा कि जो सिंधिया मैम समझ रही थी कि जो गुर्जर का 9% वोट हमें मिलता है वो निश्चित तौर से फिर हमको मिला, और वही वोट बैंक था जो कांग्रेस की तरफ मुड़ गया। क्या राजस्थान चुनाव में जो दंगे हुए उनको लोग याद नहीं करेंगे? करौली के आसपास दंगे हुए, नवदुर्गों में दंगे हुए, वहाँ आसपास की सीटों का क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, उन्हीं विषयों को तो लेकर योगी आदित्यनाथ ने कई सवाल उठाए।
कि भाई लॉ एंड ऑर्डर के परिप्रेक्ष्य में देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में और यहाँ किए जाएगा। हाँ। कभी कुलदीप जी इस बात को नहीं समझ रहे हैं। मुझे लगता है 2014 से पहले की उनकी चैनल की डिबेट उन्होंने नहीं की है। मैंने तो अखबारों में छापा है चावला साहब, कौन सा महीना जाता था जहां हम प्रथम पृष्ठ पर खबर लेने के लिए लड़ते कि कद्दू लगाए साहब, इसको पहले पेज पर लगाइए, इसको प्रदेश के पेज पर लगाना है कि प्रदेश में सूचना चले जाए। और इस बात के लिए बहस हुआ था। कोई भी महीना नहीं होगा मुझे लगता है। ये लॉ एंड ऑर्डर वाला कहीं ना कहीं मसला दिक्कत दे रहा है। कुलदीप जी ये कह रहे हैं कि भाई वो ये तो है ना कि जब हनुमान जयंती हो, राम जयंती हो तो पत्थरबाजी होती थी राजस्थान में। चावला साहब एक और, मैं कुलदीप जी इस बात से थोड़ा सहमत होंगे। नहीं देखिए चावला जी, विपक्ष का काम आज अगर कांग्रेस में सेंटर में विपक्ष की बात कर रहा तो विपक्ष का काम केवल और केवल हर मौके पे सरकार की टांग खींचना, ऐसा नहीं। अगर सरकार कोई अच्छा काम कर रही तो विपक्ष का काम उसकी तारीफ करना। अब आप यूपी के अंदर जो है लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मैं एक्सेप्ट कर रहा कि हाँ यूपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर में जो है सुधार हुआ। हाँ यही तो सबसे बड़ा विषय जो बात AK मिश्रा कह रहे थे, उसे सांप्रदायिकता से नहीं जोड़ना चाहिए, वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। नहीं मैं तो ये कह रहा कि और लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर कहीं ना कहीं गहलोत सरकार बैकफुट पर रही, चाहे महिलाओं का लड़कियों के बलात्कार का मामला हो। यही विषय है ना मिश्रा जी, जिस पर आपने कहा कि जनता में गुस्सा भी दिखाई दिया। अरे साहब चावला जी, जान बचाना मुश्किल पड़ रहा है, बस ड्राइवर के गर्दन पे चाकू चला दिया। अब कोई आदमी इतना तो अलर्ट रहेगा नहीं कि हर आदमी एक तरह लेके चले और देखे किसके बैग में चाकू है। सामान्य जीवन जीना भी अगर मुश्किल हो जाए और दिमाग में ये खतरा बैठ जाए कि पता नहीं कौन गर्दन पे चाकू चला दे। और राजस्थान में देखिए, मैं जीते हारे कोई भी उससे मतलब नहीं है, हाँ। लेकिन मुझे ऐसा लगा, इतनी खबरें आती थी महिलाओं के साथ ये मर्डर वो हत्या, कि हम सुन करके हमको खतरा महसूस होने लगता था कि क्या लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षा जो है इतनी ज्यादा लचर हो गई है कि कोई आदमी सड़क पे चलते हुए अच्छा एक बात कुछ हो जाए। ठीक मिश्रा जी एक बात समझाइएगा, एक और महत्वपूर्ण फैक्टर था कि खास तौर पर छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, बीजेपी ने जिस रणनीति पर अमल किया उसमें यह था कि चेहरा सिर्फ होगा तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ना तो शिवराज सिंह चौहान, ना वसुंधरा और ना ही रमन सिंह। प्रधानमंत्री ने 14 रैली की, राजस्थान की बात करूं जिसमें 2 रोड शो शामिल हैं, 33 जिले हैं और 16 जिले उन्होंने कवर किए। तो ये कहीं ना कहीं एक इम्तिहान ये भी है कि भैया चेहरा मोदी का ही दाव पर लगा दिया बीजेपी ने, या फिर ये सोच समझ कर रणनीति अपनाई गई कि भैया सारे चेहरे पीछे हो जाओ, सिर्फ मोदी जी रहेंगे। ये सोच समझ के देखिए, बीजेपी के पास बहुत रिसोर्सेज है। कांग्रेस का बस चलता तो वो राहुल गांधी का चेहरा चिपकाते, लेकिन 10 साल से वो चेहरा फेल हो रहा है। मैं तो आज भी चुनौती देता हूँ कि कांग्रेस राहुल गांधी के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़े। मिश्रा जी आप तो चुनौती दे रहे हो, बीजेपी को देने दो ना। नहीं, मेरे कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है राहुल गांधी के चेहरे को? तो राहुल गांधी तो थे ना प्रचार में। नहीं, प्रचार में होना दूसरी चीज है। तो 4 दिनों में उन्होंने भी 11 जिलों को कवर किया, 11 रैली की। नहीं, ये बोलना कि मेरे चेहरे को देख करके आप चुनाव दीजिए, उनको आगे लीडर पीछे के सालों में। अच्छा मैं विवेक जी के पास आऊं, एक और दिलचस्प सवाल आ गया, लेकिन कुलदीप जी जो बात वो ये कह रहे हैं कि अगर MP के मन में मोदी थे तो आप भी कह देते कि MP के मन में राहुल गांधी, किसने रोका था? देखिए श्रीमान जी, जहां तक राहुल गांधी जी की बात है, कांग्रेस में जितना भी दम पड़ रहा, और आप मानेंगे क्योंकि अभी काफी समय पहले जो है, काफी समय नहीं अभी जो है आपके जो है हिमाचल प्रदेश में चुनाव का रिजल्ट आया, इसके बाद कर्नाटक में जो है चुनाव का रिजल्ट आया। क्यों भाई, वहां पर राहुल गांधी जी चेहरा नहीं थे। और अभी भी प्लीज आप जो है भाजपा वाले घमंड में ना रहे, आप 3 तारीख के रिजल्ट आने दो और देखना कि इस चुनाव के जो रिजल्ट आएंगे। नहीं मिश्रा जी तो चैलेंज दे रहे थे आपको, कह रहे हैं कि राहुल गांधी के नाम पर वोट मांग लो। ये मोदी जी के नाम पर मांगते, आप मांग लो राहुल जी के नाम पर वोट। हम राहुल गांधी जी के नाम पर वोट नहीं मांग रही थी, ये कौन कह रही कि राहुल गांधी जी के नाम पर वोट नहीं मांगी जा रही? और मैं एक बात बताऊं आपको, ये जो 5 घोषित कर दी, ये जो 5 2024 के चुनाव में केवल 5 राज्य राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर का चेहरा घोषित कर दीजिए तो हम मान जाएंगे। नहीं, इंडिया अलायंस है वो। मिश्रा जी गलत बोल रहे हैं आप। हाँ, चुनौती स्वीकार है, बताइए राहुल गांधी को आप एक बात बताओ, क्या आप डॉक्टर कुलदीप मलिक को मतलब इतना बड़ा जो है कांग्रेस का पदाधिकारी मान रहे कि मैं आप चैनल पर घोषित घोषित आ जाएंगे? श्रीमान जी आप क्या बात कर रहे हैं? 2024
जो अलायंस आपने बनाया है उसमें ये डिक्लेयर कर दीजिए कि राहुल गांधी पीएम फेस का चेहरा होंगे 2024 में। तो अभी मेरे क्वेश्चन का जो आंसर है मिल जाएगा कि राहुल गांधी को चेहरा क्यों नहीं थे, क्यों नहीं बनाया गया। आप मुझे बताओ, क्या ऐसा डिक्लेयर किया जा सके? अगर एक गठबंधन बन रहा तो क्या उसमें कोई चेहरा डिक्लेयर किया जा सके? सर आप ही बताइए। अरे नहीं नहीं, ये विषय अलग है। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट। आज मिश्रा जी थोड़ा एक मिनट। उनके तरफ से भी गठबंधन है बीजेपी की तरफ से, लेकिन बीजेपी गठबंधन यही डिक्लेयर करेगी कि हमारे चैलेंज विवेक जी को देने दीजिए ना, आप क्यों चैलेंज दे रहे हो? मुझे तो ऐसा लग रहा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में यही बात कर रहा हूँ। नहीं, प्रवक्ता नहीं है वो बीजेपी के, ऐसा मत बोलिए। नहीं, मुझे बीजेपी कांग्रेस से मतलब नहीं है। चेहरा बनाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। हर कोई किसी को चेहरा नहीं बना देता है, बहुत चीजें सोची जाती है चेहरा बनाने के पहले। ठीक है, ओके। विवेक जी, वो आज देश के प्रधानमंत्री की वो तेजस वाली तस्वीरें बहुत वायरल हो रही थी, जिसमें आसमान से पूरे देश को संदेश दे रहे थे। वो देखी थी आपने तस्वीरें? प्लीज ऑडियो विवेक जी वो तस्वीरें देखी थी तेजस वाली, देश के प्रधानमंत्री हवा में? वो कह रहे थे कि वहां से तेजस से बैठकर संदेश दे रहे थे राजस्थान का। देखिए, मोदी जी जब भी किसी कार्यक्रम में रहते हैं तो उनके कार्यक्रम से एक न एक संदेश सबको जाता है। हाँ। उन्होंने तेजस से भी संदेश दिया, उन्होंने कल श्री कृष्ण जन्मभूमि पे दर्शन करके भी संदेश दिया। नहीं सर, वो जम्मू कश्मीर में जो 5 जवान शहीद हुए, मसला वो भी था ना सर, और बेंगलुरु में ही वहीं पर ही देखिए, है ना। तो ये कह रहे हैं कि आप जो है श्रद्धांजलि दे देते तो वो ज्यादा ठीक रहता। ये वही देश है जहां पे लोग सवेरे निकलते थे, शाम को सुरक्षित घर लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे इसका ठिकाना नहीं रहता था। इस स्थिति पे एक पिक्चर भी बनाई नसरुद्दीन शाह ने, उसमें रोल किया है। लखनऊ से लेकर बनारस तक में बम विस्फोट हुए थे। नहीं, यहाँ मसला सम्मान वाला है। वो ये कह रहे हैं कि भैया आप राजस्थान में संदेश दे रहे हो, दूसरी तरफ वहां पर जवान शहीद हो रहे हैं। बात सुन लीजिए। और वो कैप्टन शुभम शहीद जो हुए, वहां पे जो मंत्री जिस तरह से फोटो सेशन चल रहा था, उसको लेकर सवाल खड़े हुए। वो तो आपने देखा होगा, आपका दिल भी पसीज गया होगा कि नहीं? इसे जायज मानते हैं आप? देखिए, मेरी एक बात सुन लीजिए। जिस तरह से हमने आतंकवाद को जम्मू कश्मीर की सीमाओं में समेटा, सर मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि जो फोटो सेशन वाली तस्वीरें आई, वो तो आपने भी देखी होंगी सर। क्या वो सही वक्त था, मौकूल वक्त था कि भैया आप चेक पकड़ा रहे हैं और एक माँ के मतलब बोला भी नहीं जा रहा सर? वो कितना दर्दनाक दृश्य है। वो स्थिति उस समय चेक देने की स्थिति नहीं होती है। हाँ। लेकिन सरकार की कुछ मजबूरियां भी होती है, उनको चेक की फोटोग्राफ भी देना होता है, कहाँ चेक डिलीवर हो गया। हाँ। नहीं, यही तो लोग कहते साहब उनका बेटा शहीद हो गया, कोई सरकार से आया नहीं, कोई सरकार से उनकी सुध नहीं लिया। तमाम ऐसे भी सवालात उठते हैं। उन सवालात की खात्मे के लिए इस तरह के प्रयास सरकार को करने पड़ते हैं, वो विषय अलग है। चावला जी, अच्छा, कैप्टन शुभम शहीद हुए वहां पर, वो वाला मसला आप कह रहे हो वो अलग था। अनंतनाग में 4 जवान शहीद हुए, तब बीजेपी का मुख्यालय में पीएम का स्वागत हो रहा था कि नहीं सर? पुलवामा में जब ये घटना घटी, 40 जवान शहीद हुए, तो दूसरी तरफ यही आरोप कुलदीप जी लगाते हैं कि तब उस वक्त जो है देश के प्रधानमंत्री कहीं और व्यस्त थे, वहां उस समय एक शूटिंग चल रही थी। उन्हें सूचना मिली, वहां से उस घटना उन्होंने जानकारी लेना शुरू किया, उसके बाद तमाम कार्यक्रम उन्होंने अपने स्थगित किए। विषय ये नहीं, विषय ये है कि आज देश में आतंकवाद हमने जम्मू कश्मीर की सीमाओं में समेट करके उसकी कमर तोड़ रहे हैं। जब हम आतंकवाद पर अंतिम हमला करेंगे तो कुछ नुकसान हमें भी होगा। सर विषय ये है कि ये सम्मान पर सियासत क्यों हो रही है? ये क्यों आखिरकार जवान शहीद होते हैं और सेना के नाम पर सियासत हम शुरू कर देते हैं? क्या कोई भी राजनीतिक दल हो? देखिए, सम्मान पे सियासत नहीं होनी चाहिए। सेना के शौर्य पे, सेना की शहादत पे वही लोग प्रश्न उठाते हैं
जो सेना अध्यक्ष को गली के गुंडा बताते थे, जो सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रश्न उठाते थे, जो डोकलाम विवाद के समय चाइना एम्बेसी में मिलते हैं, वही लोग आप संजय विवेक के साथ जी ईमानदारी से बताते हैं। बताइएगा, वो वाली तस्वीरें जो आपने देखी होंगी, आपका दिल पसीजा था कि नहीं, कि जब एक मां रो रही थी और इस तरह से मंत्री फोटो शूट करवा रहे थे? बिल्कुल वो दृश्य नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने फिर वो पहले क्यों ही हो रहा स्पष्ट था? किया कि एक सरकार की भी मजबूरी होती है। नहीं, सरकार की मजबूरी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं कि आप कह रहे हो कि भैया हम अगर नहीं चेक देते तब भी सवाल उठते, लेकिन वो सही मौका था, आप ये मानते हैं? बिल्कुल वो एक मां सुध-बुध खोए हुए और आप कह रहे हो कि भैया चेक ले लो, और वो अलग से फोटो और कैमरामैन और चल रहा है साथ में। एग्जैक्ट वो समय नहीं ठीक था, तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ। लेकिन सरकार अगर ना जाए तो साहब कोई मंत्री नहीं आया, सरकार की जिम्मेदारी का अपने सर सैनिकों कौन का मना कर रहा है सम्मान करे, आपको? उनकी कैमरा शहादत ले का जाने नमन की करे। क्या जरूरत है साथ में? मैं ये पूछ रहा हूं सर, कैमरा ले जाने की क्या जरूरत है? कैमरामैन को क्या जरूरत है पहुंच ले जाने जाता है, की? सिर्फ कैमरा ले नहीं जाया जाता, कैमरा तो ऐसी जगह पहुंच जाता है तिलक जी। सर हवा में भी कैमरा कोई पहुंच लेके नहीं जाता है जाता कैमरा, वहाँ। तो ठीक है सर, कैमरा तो वहाँ पहुंच जाता है ऐसी जगहों पे। ठीक है। जल्दी से कुलदीप जी फाइनल कमेंट आपका। आप लोग अब तेजस में अगर प्रधानमंत्री जा रहे हैं, उसमें भी आप लोग राजस्थान एंगल खोज रहे हैं, ये मेरी समझ से परे है कि आप कह रहे हो कि राजस्थान में संकेत दे रहे इसलिए तेजस में गए। अगर तेजस में प्रधानमंत्री जा रहे तो वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं 142 करोड़ लोगों के लिए गर्वान्वित है कि भाई हाँ। तेजस हिंदुस्तान में से निर्माण हुआ। डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को कह रहा, लेकिन रही बात अभी आपको 10 मिनट लग गए केवल और केवल यही बात हंगवाने के लिए कि भाई वो जो सीन था वो गलत था। आप 10 मिनट बाद जाके आदरणीय साहब ने ये बात स्वीकारी। और जहां तक आप कैमरे की बात कर रहे हैं, भाई इनके तो नेता प्रधानमंत्री जी ऐसे है, जब वो अपनी माता जी के चरण छूते हैं तब इनके ऊपर कैमरे लगे रहे। आप देखो अगर केदारनाथ की गुफा में बैठ कर कोई आध्यात्मिक काम कर रहे तो अब उनकी वीडियो बना के जो है वायरल की जा रही है। आपके नेता कैमरा नहीं ले जाते साथ में? नहीं श्रीमान जी, सब जगह मुझे ये बताओ, सब जगह कैमरा लेके जाने कुलदीप जी बोलो तो बताऊं मैं, नहीं कहां तो कहां मुझे- लेकर जाते हो कैमरा, वो भी बता देता हूं सर। नहीं तो अगर मैं तो कह रहा अगर हमारे वाले भी लेके जा रहे तो वो भी गलत कर रहे हैं, मैं स्वीकार कर रहा भाई, ये भी तो स्वीकार है कि हम भी हाँ, गलत तो कर रहे हैं। ये मत बोलिए ना कि सर हम नहीं ले जाते, ये बोलिए हम भी ले जाते, ये भी ले जाते, बात खत्म। और ये भी बताते हैं, जैसे अभी कौशिक जी ने तिलक लगा रखा है तो कहते हैं कि ये तिलक वाला फोटो जो है वो ज्यादा अच्छा आना चाहिए, है ना भाई ये तो आपको सिद्धि से पूछोगी ये क्या नहीं है? नहीं, हमें तो मालूम है ना सर, कौशिक जी को भी मालूम है, मिश्रा जी को भी मालूम, सबको मालूम नहीं, है ना। आपको तो चावला जी सब मालूम है, आपको सब मालूम है। हाँ तो ये मत बोले कि सर हम नहीं करते, करते सब हो, ये सियासत का हिस्सा है ना। तभी तो कहते हो जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपीस तिलोक जाकर रामदूत अतुल बलधाम आंजनी पुत्र पवन सुतनामा, है ना। और फिर दूसरी जगह जाते हो तो कहते हो कि नहीं यहां अभी तिलक की जरूरत नहीं है, तो वो सियासत है। तुम लोग तिलक चावला साहब डिबेट कर रहे हैं। थैंक यू विवेक जी, कुलदीप जी, कौशिक जी, मिश्रा जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते हैं 3 दिसंबर आखिरकार कौन छू मंतर, रिवाज या राज, क्या रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।